इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव 2024 के 4 फेजेस का टर्नआउट डेटा रिलीज कर चुका है। तो क्या कहता है अब तक का टर्नआउट का डेटा? देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने फेजेस 1 और 2 की सीट्स के टर्नआउट के डेटा का विश्लेषण किया था। अब जब फेजेस 3 और 4 का डेटा भी हमारे सामने है तो कुछ रुझान सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 बड़े रुझान जो मैंने पकड़े इन 4 फेजेस के टर्नआउट के डेटा से। रुझान नंबर 1, 2019 के बनिस्पत हर फेज में जिन सीटों में टर्नआउट में गिरावट हो रही थी उनका अनुपात घटा है। मसलन फेज 1 में 2019 के बनिस्पत 83% सीटों पर टर्नआउट गिरा था। ये आंकड़ा घटकर फेज 2 में 70% पे आ गया। फेज 3 में केवल 55% सीटें ऐसी थी जहां 2019 के बनिस्पत टर्नआउट गिरा और ये आंकड़ा फेज 4 में 28% तक आ गया। यानी केवल 28% सीटों पे टर्नआउट गिरा। 72% सीटों पे या तो टर्नआउट लगभग वही रहा या 2019 के बनिस्पत बढ़ा। तो ऐसा लगता है कि जो चुनाव शुरू में धीमा लग रहा था, कम उत्साह लग रहा था, तो जैसे जैसे फेजेस बढ़े तो चुनाव में उत्साह बढ़ा है और वोटर्स ने भी ज्यादा संख्या में बाहर आके अपना मत दिया है और इस प्रक्रिया में हिस्सेदारी दिखाई है। दूसरा रुझान, जिस बात का मुझे अंदेशा था वो अब कहीं ना कहीं सही होती नजर आ रही है। जिन राज्यों में कॉन्टेस्ट है, टर्नआउट सबसे ज्यादा वहां बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर यह बात समझाता हूं। जैसे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हम ये मान सकते हैं कि यहां कॉन्टेस्ट ठीक ठाक है। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस, जहां बीजेपी ने 19 में डोमिनेट किया था, वहां कांग्रेस की आज एक मजबूत राज्य सरकार है। तेलंगाना, जहां कांग्रेस की बहुत कम प्रेजेंस 19 में थी, आज उनकी राज्य सरकार है, तो वहां भी कॉन्टेस्ट अच्छा है। और आंध्र प्रदेश, जहां जगन रेड्डी जी स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन उनके सामने एक बहुत स्ट्रांग अलायंस है जिसमें जनसेना, टीडीपी और बीजेपी है। तो इन स्टेट्स की सभी सीटों पर या तो टर्नआउट लगभग 19 जितना रहा है या बढ़ा है। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में जहां 2 अलायंसेस के बीच में कड़ी टक्कर है, वहां 70% सीटों पर या टर्नआउट लगभग 19 जितना है या 2019 के बनिस्पत ये बढ़ा है। हालांकि इस श्रेणी में कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें अभी इंटरप्रेट करना मुश्किल है। मसलन छत्तीसगढ़ में मेजॉरिटी सीटों पे या तो टर्नआउट 19 जितना है या बढ़ा है। क्या इसका मतलब यह है कि यहां पे कॉन्टेस्ट है? उस कॉन्टेस्ट के मायने क्या हैं अभी कह पाना मुश्किल है। वहीं पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी और तृणमूल में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, वहां अभी तक मेजॉरिटी सीटों पर टर्नआउट गिरा है। क्या है इसके मायने? क्या इसका कारण यह है कि अभी तक जो सीटें पोल में गई हैं या वो बीजेपी की डोमिनेटेड है या वो टीएमसी और कांग्रेस की डोमिनेटेड है, या कुछ और कारण है? ये कहना मुश्किल है, बट ये जरूर 2 अपवाद हैं जिनको अभी इंटरप्रेट करना मुश्किल है। और अब आते हैं आखिरी रुझान पे, जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग रहा है। ये रुझान है कि कई जगहों पर, कई सीटों पर स्पेसिफिक सीट्स ने स्टेट का ट्रेंड ब्रेक किया है। यानी ऐसा लगता है कि चुनाव इतना लोकलाइज हुआ है कि पूरा राज्य एक तरफ और कुछ सीटें एक तरफ, क्योंकि वहां पे कॉन्टेस्ट बाकी राज्य से अच्छा था। फिर से एक बार कुछ उदाहरण देकर आपको समझाता। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात की मेजॉरिटी सीटों पर टर्नआउट गिरा, लेकिन कुछ ऐसी सीटें थीं जहां इंडिविजुअल कैंडिडेट्स थे जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि कॉन्टेस्ट बना और शायद इस वजह से वहां टर्नआउट बढ़ा है। तमिलनाडु में उदाहरण है कोयम्बटूर लोकसभा सीट का, जहां से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के अन्नामलाई ने चुनाव लड़ा। वहीं गुजरात में जहां बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग एज दिया जा रहा है क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी वहां से आते हैं, वहां पर एक ऐसी सीट बनासकांठा, जहां कांग्रेस ने एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है, यनीबेन ठाकुर जी हैं, वहां पर टर्नआउट बढ़ा है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी स्ट्रांग बताई जा रही है और जहां पर टर्नआउट मेजॉरिटी सीटों पे गिरा है, वहां कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कैंडिडेट की वजह से ऐसा लगता है कि कॉन्टेस्ट या तो अच्छा हो गया या कैंडिडेट ने इतना उत्साह पैदा कर लिया कि लोग बढ़ चढ़कर सामने आए। जैसे कि ग्वालियर और राजगढ़ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस टक्कर में बताई जा रही है। राजगढ़ में तो दिग्विजय सिंह जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वहां टर्नआउट बढ़ने का एक कारण ये समझ में आता है कि कांग्रेस वहां बीजेपी को अच्छी टक्कर दे रही है। वहीं विदिशा सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े लीडर शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी की पॉपुलैरिटी की वजह से टर्नआउट में हमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है।
तो फिर वही बात कि पूरे राज्य का ट्रेंड एक तरफ और कुछ इंडिविजुअल सीटों का ट्रेंड एक तरफ, क्योंकि इन सीटों पर लगता है कि लोकलाइज फैक्टर्स बाकी स्टेट के ट्रेंड को डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये थी आज की बैलेट की बात। जाने से पहले दो चीजें, कल के सवाल का जवाब और आज का सवाल, आज का पॉलिटिकल टेस्ट। कल मैंने आपसे पूछा था कि 2013 के दिल्ली असेंबली चुनाव में वजीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी ने एक बहुत ही जाने माने चेहरे को टिकट दिया था, जिन्होंने अपना नाम पॉलिटिक्स के बाहर की दुनिया में बनाया था। वो कौन थे? वो थे प्रवीण कुमार सोपती जी, जो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है और जिन्हें हम महाभारत, जो बहुत ही पॉपुलर धारावाहिक था, महाभारत के भीम के तौर पर जानते हैं। 2013 में ही आम आदमी पार्टी के से चुनाव लड़े थे। और अब आज का सवाल। आज की तारीख में हिंजली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन एमएलए है? हिंजली एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राज्य में आपको नहीं बताऊंगा। इस सीट से इस समय कौन एमएलए हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। मैं फिर आऊंगा एक नई बात और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।